बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स जैसा है। जैसे मैंने गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स बताया था, किसी तल से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही किसी तल से गुजरने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। माने तल के लंबवत जो बल रेखाएं गुजरती हैं उनको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी परिभाषा के लिए, जैसे मैंने वैद्युत क्षेत्र में समझाया था आपको कि ये क्षेत्रफल वेक्टर है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये क्षेत्रफल अदिश राशि है, ये है क्षेत्रफल वेक्टर। तो इसको हम दो तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। या जैसे ये मेरा हाथ है, इसका क्षेत्रफल ए है, बल रेखाएं ऐसे, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऊपर से गुजर रही हैं, तो इसको हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत है, ऐसे भी कह सकते हैं एक भाषा में। दूसरी भाषा में जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है, तो मान तो इतना ही रहेगा पर दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। तो ये दिशा और ये दिशा एक ही है। तो दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए, ये आपको मैंने पढ़ाया था। और इसी प्रकार इसमें देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इसको हम उसी दो भाषाओं में कि जैसे अब वैद्युत बल रेखाओं की जगह ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, ये क्षेत्रफल हो, तो उसका हम कहेंगे क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में है या चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। अथवा देखो, अथवा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दिए हुए क्षेत्रफल के बराबर लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक भाषा। दूसरी भाषा में चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत है, जैसे मैंने इसमें बताया। तो चुंबकीय फ्लक्स जैसे फाई एम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, पर किताब में फाई लिखा है इसलिए मैं फाई ही लिख देता हूँ। फाई बराबर बी है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर ई है तो फाई बराबर बी है। या यूं कहें चुंबकीय क्षेत्र गुणा वह क्षेत्रफल जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अब इसी को मैंने आपको ये समझाया था कि ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, तो ये इससे थीटा डिग्री के कोण पर है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में नहीं है, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पर है, क्षेत्रफल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पर है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा, माने ए का वह घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। जैसे ये घटक है ए कॉस थीटा, ये घटक क्या है ए कॉस थीटा। फाई माने चुंबकीय फ्लक्स फाई लिख दो या फाई एम लिख दो, एक ही बात है। फाई एम बराबर बी है, तो फाई एम बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई एम बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। ये तो वैद्युत फ्लक्स था, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक होता है वेबर, डब्ल्यू ई बी ई आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी, वेबर होता है।
तो ये था चुंबकीय फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स जैसा है। अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो एक वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे ने ये कहा कि जैसे एक आप इसके पहले पाठ पढ़ चुके हो, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव में ऑस्टेड का प्रयोग पढ़ा। ऑस्टेड के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए कई बायो-सावर्ट का नियम, लंबे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, माने धारा के कारण कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारा का चुंबकीय प्रभाव रहा। तो फैराडे ने कहा कि इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से, माने चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। तो फैराडे वैज्ञानिक इसको सोचते रहे अपनी प्रयोगशाला में और बहुत प्रैक्टिकल किए, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन एक संयोग था, उनके हाथ में चुंबक थे। किताबों में लिखा है जब प्रैक्टिकल करते करते थक गए, सोचते सोचते थक गए, उनके ये समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ गया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये समझ में नहीं आया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने गुस्से में चुंबक को फेंक दिया, और जैसे ही चुंबक को फेंका, संयोग से वह चुंबक बंद कुंडली के अंदर चली गई, और संयोग ही था कि उस बंद कुंडली में एक धारामापी भी लगा था। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया, तो उनका प्रयोग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक गई, तो चुंबक से, चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ, माने क्षणिक धारावाही। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फिर फैराडे का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ कि गुस्सा ही संयोग बन गया उस समय। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न हो जाना, कहीं पर भी धारा उत्पन्न हो जाना, कहीं पर का मतलब किसी स्थिति में धारा उत्पन्न हो जाना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जरा कुछ आपको सिस्टमेटिक चीजें याद रखनी है और समझना है। देखो, जब चुंबक और बंद कुंडली, देखो बेटा, जैसे ये कुंडली है, बंद कुंडली है, तो बंद कुंडली होनी चाहिए। अब बंद कुंडली में धारामापी लगा है, तो मतलब ये कहीं खुली नहीं है। यदि बीच से तार काट दे तो ये खुली हो जाएगी, तो धारामापी विक्षेप नहीं आएगा। तो इसीलिए चुंबक और बंद कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति का मतलब जैसे उन्होंने चुंबक को फेंक दिया था, तो चुंबक गति कर रही थी, कुंडली स्थिर थी, या चुंबक स्थिर हो, कुंडली गति करे आगे पीछे, या दोनों गति करें। और दोनों इस प्रकार से गति करें कि कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की, इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, इस प्रकार से गति करें। तो इसको हम कहते हैं आपेक्षिक गति। यदि समान वेग से गति करेंगे तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा कुंडली से गुजरने वाली, जिसके कारण न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और न ही प्रेरित धारा बहेगी। तो इसीलिए चुंबक और बंद कुंडली के बीच डैश तीक्ष्णता, मतलब जब चुंबक और बंद कुंडली हो उसके बीच आपेक्षिक गति हो, दोनों में से कोई एक गति करें या दोनों के वेग में परिवर्तन हो। जब ऐसा होता है तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे इसमें जाएंगे तो पहली बल रेखाओं की संख्या नॉर्थ से साउथ जाती है, तो बल रेखाओं की संख्या ज्यादा जाएंगी, अंदर प्रवेश करेंगी, बढ़ती चली जाएगी, बाहर निकालोगे घटती चली जाएगी। तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ना या घटना बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कहलाता है। और आपने अभी पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स में, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब है कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि कुंडली खुली भी होगी तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे आप, उसमें और क्लियर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब कुंडली बंद होगी तो इसमें प्रेरित धारा बहेगी, तो प्रेरित धारा बहती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दोबारा फिर ध्यान से देखो, चुंबक और बंद कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति होने से कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, जिससे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो तीनों निशान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात इसी को मैंने शब्दों में लिख दिया है, माने सिस्टम याद रखना है। आपेक्षिक गति हो, फिर बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, फिर फ्लक्स में परिवर्तन हो, फिर प्रेरित धारा, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन ही फ्लक्स में परिवर्तन कहलाता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए, प्रेरित धारा होना चाहिए। तो अर्थात जब चाल अपने चुंबक और बंद कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, समझा दिया आपको। तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे बंद कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिससे धारा बहती है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब ये प्रयोग को समझिए। जैसे चुंबक का एन ध्रुव कुंडली की ओर लाते हैं तो कुंडली के उस सिरे पर एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और एन का मैंने समझाया ऐसे, धारा ऐसे बहेगी। तो देखिए इस तरह से। अब देखो एस ध्रुव को लाएंगे तो धारा वही उसी कुंडली के उस सिरे पर एस ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। एस का मतलब है ये धारा ऐसे। और जब एन जिस ध्रुव को बाहर ले जाएंगे तो कुंडली के उस सिरे पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इसमें एन ध्रुव को बाहर ले जाओगे तो यहाँ पर एस ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ एस ध्रुव को बाहर ले जाओगे तो यहाँ एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके साथ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, जिस ध्रुव को बंद कुंडली की ओर लाते हैं, कुंडली के उस सिरे पर वही ध्रुव उत्पन्न होता है। चित्र 1 एवं 3 में, 1 में और 3 में जिस ध्रुव को लाते हैं उस सिरे पर वही ध्रुव उत्पन्न होता है। यदि चुंबक को बाहर ले जाते हैं तो बंद कुंडली के उस सिरे पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है। जैसे एन के पास वाले में एस के पास वाले में विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है। पहला निष्कर्ष चित्र 2 एवं 4। दूसरा निष्कर्ष, ये आपको यदि परीक्षा में आता है कि प्रयोग में निष्कर्ष लिखो तो ये आपको अलग लिखना है। बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति बढ़ाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता है, प्रेरित धारा बहती है। नंबर ये लिख दोगे। फिर आप कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता है, प्रेरित धारा बहती है। कुंडली में कुंडली के अंदर नरम लोहे की क्रोड रखने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहती है। परीक्षा में आता है तो सबको अलग अलग लिखना है। जैसे नंबर 2 में बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहती है। नेक्स्ट नंबर, कुंडली में फेरों की संख्या के बढ़ने से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहती है। नेक्स्ट नंबर, कुंडली के अंदर नरम लोहे की क्रोड रखने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहती है। ऐसे नंबर करके चले। यदि कुंडली में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस कुंडली में प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो प्रेरित धारा घटती है। तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये इसके निष्कर्ष। देखो बच्चों, ये इसकी व्याख्या आप घर में लिखोगे और मैं समझा दूंगा। इस चित्र 1 में ये बंद कुंडली का एक फेरा है। ये चुंबक बंद कुंडली की ओर गति करते हैं।
नॉर्थ पोल बदरेखाएं नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाकर के एक बंद वक्र बनाती है। तो इस चित्र एक में देखते हैं जब कुंडली दूर होती है तो कम बदरेखाएं गुजरती हैं, जब चुंबक और पास में आती है तो कुंडली से गुजरने वाली बदरेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। बदरेखाओं की संख्या बढ़ जाती है माने फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। इसका उल्टा भी बना सकते हैं, फिर इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये चित्र दूसरा लिखना पड़ेगा और ये तीन निशान ऐसे बनाएंगे कि माने चुंबक को बाहर ले जाएंगे, तो बाहर ले जाएंगे तो इसमें फिर इससे इसमें घटेगी, तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब ये है कि बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना होता है। तो ये है, अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये परीक्षा में आते हैं, दो है। पहला नियम, प्रथम नियम, जब तक चुंबक और बंद कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैंने अभी समझाया था, आपेक्षिक गति होना जरूरी है। तो जब तक चुंबक और बंद कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रे वी वाहक इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई कॉमा फ्लक्स परिवर्तन की दर डी फाई बटे डी टी के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो ई अनुक्रमानुपाती डी फाई बटे डी टी। तो पहला नियम होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो ऊपर वाले लिखना से जरूरी है, क्योंकि जब तक चुंबक और बंद कुंडली में आपेक्षिक गति होगी तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहेगी। तो ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, अर्थात E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण में स्वयं उत्पन्न होता है, का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ई बराबर अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बराबर में लिखेंगे, समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ऐसा पद्धति में के का मान 1 होता है। तो ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, जो एक फेरे के लिए है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस n इंटू डी फाई बटे डी टी। अब हमें प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का सूत्र प्राप्त करना है। परीक्षा में नहीं आता कभी, पर फिर भी ध्यान से सुनिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n इंटू डी फाई बटे डी टी होता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा I बराबर E बटे R। जैसे I बराबर V बटे R होता है तो V की जगह E है, तो प्रेरित धारा I बराबर E बटे R। E का केवल अंकित मान रख देंगे, माने ऋण नहीं लगेंगे। तो I बराबर n इंटू डी फाई बटे डी टी बटे R, n बटे R इंटू डी फाई बटे डी टी। प्रेरित आवेश Q बराबर I डी टी, I का मान रख देंगे यहाँ से, n अपान R इंटू डी फाई बटे डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, n अपान R इंटू डी फाई। ये प्रेरित आवेश के लिए बन जाएगा। तो ये है फैराडे का नियम और प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का नियम। देखो बच्चों, नेक्स्ट है लेंज का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। ये है किसी बंद कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे इसमें देखो, नॉर्थ पोल को जब हम बंद कुंडली की ओर लाते हैं तो
इस बंद कुंडली के सिरे पर प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट बहती है, प्रेरित धारा बहती है। तो ये एन पोल इस एन पोल के अंदर जाने का विरोध करता है। यदि हम चुंबक के एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं, चित्र में देखो एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो जाती है कि उसका विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, माने एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। एस को आप समझ गए, धारा क्लॉकवाइज बहती है। यह एस ध्रुव इस एन ध्रुव के बाहर जाने का विरोध करता है। तो प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है जो इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे इस चित्र में प्रेरित धारा की दिशा के कारण वह एन ध्रुव के अंदर आने का विरोध करता है, और यदि हम एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह इस ध्रुव के बाहर जाने का विरोध करता है, अर्थात यहाँ पर एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एन और एस विपरीत ध्रुव होते हैं। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल होता है, यही मैंने लिखा है इसमें। जब एन ध्रुव को बंद कुंडली की ओर लाते हैं तो बंद कुंडली के उस सिरे पर वही ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। बंदली के उस सिरे पर प्रेरित धारा के कारण वही ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। एन सिरे के उस सिरे पर, बंद कुंडली के उस सिरे पर प्रेरित धारा के कारण वही ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एन ध्रुव के अंदर आने का विरोध करता है। यह एन ध्रुव इस एन ध्रुव के अंदर आने का विरोध करता है, चित्र 1 में। और यदि हम एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं तो कुंडली के उस सिरे पर प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। विपरीत ध्रुव का मतलब जैसे एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं तो एन ध्रुव का विपरीत ध्रुव का एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, चित्र 2 में। ये चित्र 2 है, चित्र 2। अब ये प्रश्न देखो, ये परीक्षा में आता है, हमेशा अक्सर आता है। लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, क्यों? तो देखो, जब चुंबक और बंद कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो उनके बीच विरोधी बल कार्य करता है। विरोधी बल का मतलब एन ध्रुव को लाते हैं तो इस पर एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब एन ध्रुव को बाहर ले जाते हैं तो इस सिरे पर प्रेरित धारा के कारण एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, माने इस एस ध्रुव आकर्षण बल लगता है, तो विरोधी बल लगता है। तो जब चुंबक और बंद कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उनके बीच विरोधी बल कार्य करता है तथा आपेक्षिक गति बनाए रखने के लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल को बनाए रखने के लिए एन ध्रुव को और पास में लाओगे, आकर्षण बल को बनाए रखने के लिए एन ध्रुव को बाहर ले जाने का प्रयास करोगे, तो उसके बीच आपेक्षिक गति होती है, उनके सिरों के बीच विरोधी बल कार्य करता है तथा आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं।